अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। मरकज़ी हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी सुनाई है। मरकज़ी काबीना ने 8वें पे कमीशन के क़याम की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है, जिसके तहत सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और दीगर माली फ़वाइद में इजाफा किया जाएगा। इस फैसले का ऐलान मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने जुमेरात को काबीना इजलास के बाद किया। उन्होंने बताया कि नए पे कमीशन की सिफारिशात के मुताबिक मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा किया जाएगा और ये नई तनख्वाहें 1 जनवरी 2026 से नाफिज की जाएंगी। इस सिलसिले में जल्द ही नए पे कमीशन के चेयरमैन और 2 दीगर अरकान की तकर्री अमल में लाई जाएगी, जो तफसीली जायज़ा लेने के बाद तनख्वाहों और दीगर माली फ़वाइद में बेहतरी के लिए अपनी सिफारिशात पेश करेगी। यह फैसला मरकज़ी हुकूमत के लाखों मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत का बाइस बनेगा, क्योंकि वो तवील अरसे से महंगाई और दीगर माली दबाव के पेश नज़र तनख्वाहों में इजाफे का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं पे कमीशन के ज़रिए न सिर्फ मौजूदा सरकारी मुलाजमीन बल्कि रिटायर्ड मुलाजमीन को भी बेहतर माली फ़वाइद हासिल होंगे, जिससे उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होगी। अभी हाल ही में स्पेडेक्स जो डॉकिंग के लिए बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक प्रोजेक्ट था, वो भी सक्सेसफुल हुआ है, जो आप सबकी जानकारी में है। अगर आप ओवरऑल पिक्चर को देखें, इस पूरे ओवरऑल पिक्चर को देखें, डिफेंस हो, स्पेस हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इनोवेशन हो, नई टेक्नोलॉजीज डेवलप करनी हो, उस सब में लास्ट 10 इयर्स में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इतना एम्फेसिस दिया है कि आज हमारे पास टेक्नोलॉजी को डेवलप करके, यूज करके, अपने खुद के यूज के लिए प्लस एक्सपोर्ट के लिए वो कैपेबिलिटीज देश में डेवलप हो रही है। इसीलिए आपके सामने एक समरी रखी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रधानमंत्री जी की थर्ड टर्म में, इस ऐतिहासिक थर्ड टर्म में जो फैसले लिए गए, ये सारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड 68,000 करोड़ रुपीस के अब तक के फैसले लिए गए। मैं साथियों इसके बाद में आता हूं, जो कैबिनेट में नहीं था फैसला, लेकिन आपकी जानकारी के लिए रखना चाहता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8 पे। मरकज़ी हुकूमत ने मुल्क भर में नीट UG इम्तहानात के इनेकाद के हवाले से एक अहम फैसला किया है। इस साल ये इम्तहानात पेन और कागज़ के तरीके से यानी ओमार शीट पर मबनी ही लिए जाएंगे, यानी जो पुराने तरीके से इम्तहानात होते थे उसी तरह होंगे और ये इम्तहानात पूरे मुल्क में एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में मुनक़िद होंगे। ये फैसला वज़ारत तालीम और वज़ारत सेहत के दरमियान तवील मुशावरत के बाद लिया गया। इन दिनों वजारतों के हुक्काम ने एक दूसरे से बातचीत की ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि नीट UG इम्तिहान का इनेकाद इस तरीके से हो जो तुलबा के लिए बेहतर हो। इसके बाद ये फैसला किया गया कि इम्तिहानात OMR यानी ऑब्जर्वेबल मार्क रेटिंग के तरीक़े कार से होंगे, जिसमें पुराने तरीके के मुताबिक कागज़ और पेन का इस्तेमाल किया जाएगा। इस फैसले के बाद तुलबा को फ़ायदा होगा कि वो इस रिवायती तरीके से ज़्यादा वाकिफ़ हैं और इम्तिहान की तैयारी में उन्हें ज़्यादा मुश्किलात का सामना नहीं होगा। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने जुमेरात को एक बार फिर से तारीख रकम कर दी है। इसरो ने स्पीडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सरसाइज मिशन के तहत 2 सैटेलाइट्स को कामयाबी के साथ डॉक करने का अमल पूरा कर लिया। इसके साथ ही हिंदुस्तान, अमेरिका, रूस और चीन के बाद ये कारनामा अंजाम देने वाला चौथा मुल्क बन गया है। इसरो की इस कामयाबी पर पूरे मुल्क में खुशी की लहर है और सियासी और समाजी रहनुमाओं समेत मुख्तलिफ शोबे हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अहम शख्सियात ने मुबारकबाद दी है। इसरो ने इस सिलसिले में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करते हुए इसे तारीखी लम्हा बताया। इसरो ने एक्स पर लिखा कि हिंदुस्तान ने खलाई तारीख में अपना नाम दर्ज कर लिया है।
सुपर भारत इसरो के स्पेडेक्स मिशन ने डॉकिंग में तारीखी कामयाबी हासिल की है। इस लम्हे का गवाह बनकर फख्र महसूस कर रहा हूं। इसरो की इस कामयाबी पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुबारकबाद पेश की। उन्होंने सोशल मीडिया पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा कि सैटेलाइट्स के खलाई डॉकिंग के कामयाब मुजाहरे के लिए इसरो के हमारे साइंसदानों और मुकम्मल खलाई बरादरी को मुबारकबाद। ये आने वाले बरसों में हिंदुस्तान के अहम और कसीरुल मकासिद खलाई मुहिमात के लिए एक बड़ा कदम है। मशहूर बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान अपने घर में चोरी की वारदात के दौरान कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हो गए। बांद्रा पुलिस के मुताबिक रात तकरीबन 2 बजे एक नामालूम चोर सैफ अली खान के घर में घुस गया। जब अदाकार अपने घर में दीगर अहले खाना के साथ सो रहे थे, चोर और सैफ के घरेलू मुलाजिमीन में हाथापाई शुरू हो गई। जब सैफ अली खान ने सूरत हाल को संभालने की कोशिश की तो चोर ने उन पर तेज़धार हथियार से हमला कर दिया। इस हमले में सैफ के गले पर 10 सेंटीमीटर गहरा जख्म आया। उन्हें हाथ और पीठ पर भी शदीद चोटें आईं और उनकी पीठ में एक नोकदार चीज़ घुसी हुई थी, जिसे लीलावती अस्पताल में फौरी सर्जरी के जरिए निकाला गया। पुलिस के जराये के मुताबिक हमलावर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया। बांद्रा पुलिस स्टेशन में नामालूम शख्स के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और इस वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई है। ये इसमें एक एक्यूज एक्टर के घर पे गया था, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। फायर एस्केप का यूज करके उनके घर पे गया था, ये भी पता चला है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में ये एक चोरी का अटेम्प्ट था, ऐसा हमारे इन्वेस्टिगेशन में निष्पन्न हुआ है। एक्यूज को जल्दी अरेस्ट करने की कोशिश हमारी चल रही है और एक बार एक्यूज अरेस्ट हो जाता है तो उसके बाद आगे के डिटेल ये हम आपसे डिस्क्लोज कर पाएंगे। एक एक्यूज आइडेंटिफाई हो चुका है, स्टेयरकेस का यूज किया था, ये पता चला है। एक्यूज को अरेस्ट करने के लिए टीम्स फील्ड पर है, 10 डिटेक्शन टीम्स हैं जो अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रही है। एक एक्यूज है, वो एक्यूज की मूवमेंट उस अपार्टमेंट में कल रात में ये इंसिडेंट के समय पे इसके बारे में पुलिस ने आपको सारी जानकारी दी हुई है। ये किस प्रकार का हमला है, इसके पीछे क्या है, किस प्रकार की मंशा से ये हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने आ चुकी हैं। पोलिसांनी त्या संदर्भातली सगळी माहिती आपल्याला दिलेली आहे। याच्या पाठीमागे कशा प्रकारचा मोटिव्ह असू शकतो हे देखील आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे। कुठून ते आले हे देखील सांगितलेलं आहे। याच्यात पूर्ण कारवाई चालली आहे। सुरक्षित राहिलं नाही, मला असं वाटतं की देशातल्या मेगा सिटीमध्ये सर्वात सुरक्षित मुंबई आहे। हे खरं आहे की कधी कधी काही घटना घडतात, त्याला गंभीरतेने देखील घेतलं पाहिजे, पण केवळ त्या घटनांमुळे मुंबई असुरक्षित आहे असं म्हणणं हे याकरता योग्य होणार नाही की याने मुंबईची प्रतिमा देखील खराब होते, पण ते अधिक सुरक्षित राहिलं पाहिजे या दृष्टीने निश्चित सरकार प्रयत्न करेल। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के सिलसिले में कांग्रेस पार्टी ने एक और अहम ऐलान करते हुए अवाम से बड़ी सहूलियात फराहम करने का वादा किया। पार्टी ने कहा कि पार्टी के इख्तिदार में आने पर अवाम को 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त राशन किट देने का ऐलान किया। क़ब्ल कांग्रेस पार्टी खवातीन और नौजवानों के लिए भी ऐलानात कर चुकी है। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव ने कहा कि खवातीन पर महंगाई का शदीद असर हुआ है, जिसके पेश नज़र महंगाई मुक्ति योजना मुतारिफ कराई गई है। इस स्कीम के तहत हर खानदान को मुफ्त राशन किट दी जाएगी, जिसमें 5 किलो चावल, 2 किलो चीनी, 1 लीटर तेल, 6 किलो दाल और 250 ग्राम चाय की पत्ती शामिल होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने भी खिताब किया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला केजरीवाल और वज़ीर आज़म मोदी को निशाना बनाते हुए कहा कि मोदी और केजरीवाल में कोई फ़र्क नहीं, सिर्फ नाम का फ़र्क है। तेलंगाना राज्य के मुख्यमंत्री मैं जिम्मेदार लूंगा, दिल्ली में कांग्रेस के सरकार बना दो। जब शीला दीक्षित ने दिल्ली के मुख्यमंत्री थी, 15 साल जो भी दिल्ली का तरक्की, आप मेट्रो रेल देखो, CNG गाड़ियों का देखो, सड़क का देखो, फ्लाईओवर्स का देखो, जो भी दिल्ली का डेवलपमेंट हुआ था शीला दीक्षित जी ने जब मुख्यमंत्री थी तभी किए। उसके बाद
3 बार केजरीवाल जी ने मुख्यमंत्री बने, 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने। दिल्ली का हाल कैसे हो गया आप देखो। हम तेलंगाना से हवाई जहाज चढ़ते ही हमारे लोग डर जाते, दिल्ली में उतरते ही वहां के सांस भी नहीं ले सकते। मोदी जी ये कह रहे हैं कि चंद्रमंडल को हम रॉकेट भेज रहे हैं। सही मोदी जी, आप चंद्रमंडल को रॉकेट भेज रहे हैं, मगर दिल्ली में कैसे जीना वो तो आप किसी को बोल रहे नहीं। मतलब आप इतना तरक्की किए, चंद्रमंडल को जाने के लिए रॉकेट तैयार कर रहे हैं, मगर दिल्ली राज्य में जीने के लिए क्या करना है वो तो नहीं कर सका। आप और केजरीवाल दोनों मिलकर दिल्ली में लोग छोड़कर जा रहा है। अगर कहीं तरक्की हुआ मोदी जी का, केजरीवाल जी का बोले तो आप स्कूल हॉलीडे दे दो, पार्लियामेंट को हॉलीडे दे दो, सरकार ऑफिसों को हॉलीडे दे दो। तो ये हॉलीडे देने में आप लोग कामयाब हो गए। इसीलिए देश का, केंद्र का हेडक्वार्टर्स, जो इस देश का सरकार चलाने का दिल्ली से जो हुकूमत चलते, वहां पर रहने के नालायक बना दिए दिल्ली राज्य को। इसीलिए मोदी और केजरीवाल में कोई अंतर नहीं है, नाम अलग अलग है, काम तो एक ही है, झूठ बोलने का काम। 3 बार वो प्रधानमंत्री बन चुका है, 3 बार ये मुख्यमंत्री बन चुका है, मगर दिल्ली के लिए क्या किया? आज दिल्ली में रहने का काबिल नहीं है दिल्ली। लोग तेलंगाना से आने के लिए डर रहा है, दिल्ली आने के लिए। भाई दिल्ली में गए तो हमको बुखार आ जाएंगे, दिल्ली में गए तो हमारा पूरा तबीयत खराब हो जाएंगे, दिल्ली से वापस आ गए तो फिर दवाखाना को जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर दिल्ली को सुधारना है, दिल्ली में जो गारंटी का लागू करना है, 300 यूनिट फ्री बिजली, महंगा मुक्त योजना, ये सब सारे लागू करना है तो कांग्रेस पार्टी के साथ हो सकता है। इसीलिए बदलाव लेकर आओ दिल्ली में। 3 बार देख चुका है मोदी जी को, 3 बार देख चुका है केजरीवाल जी को, मगर पिछले 3 बार शीला दीक्षित का आप देखो, ये कंपैरिजन आप कर दो, मोदी जी का, केजरीवाल जी का, शीला दीक्षित का। 15 साल कांग्रेस पार्टी जब सरकार थे दिल्ली में, तब दिल्ली में क्या क्या लागू किए। आज हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मेट्रो रेल है वो दिल्ली में, किसने बनाया? शीला दीक्षित ने जो बनाया मेट्रो रेल, देश के आदर्श बन गए। जो दिल्ली में जो पानी का, बिजली का, सब कुछ शीला दीक्षित ने किया हुआ है। इसीलिए या मोदी जी केजरीवाल जी को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मौका दे चुके हैं। अभी एक मौका मिले आप लोगों को बदलाव। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने अदाकार सैफ अली खान पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि जब मरकजी और रियासती हुकूमतें मशहूर शख्सियात की हिफाजत करने में कामयाब नहीं है तो वो आम लोगों की क्या हिफाजत करेंगी। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुल्क के मशहूर अदाकार सैफ अली खान पर उनके घर में घुसकर कुछ नामालूम अफराद ने चाकुओं से हमला किया, वो अस्पताल में जेर इलाज है। उन्होंने कहा कि इतना बड़ा अदाकार जिसके बारे में हम नहीं सोच सकते कि उसकी सिक्योरिटी ऐसी होगी कि उनके कोई घर की खिड़की से अंदर दाखिल होगा। अगर कोई रात के वक्त ऐसी महफूज जगह पर रहने वाले अदाकार के घर में घुस जाए और इस पर चाकू से हमला करे तो वहाँ की रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। भारतीय जनता पार्टी न केवल लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम है, देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा, रोज खड़े होके कहते हैं कि हमसे इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही। रोज खड़े होके चिल्लाते हैं कि रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं, रोहिंग्या बॉर्डर क्रॉस कर करके आ रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो भाई? अगर तुमसे नहीं हो रही इस्तीफा दे दो। केंद्र सरकार से अगर बॉर्डर्स, सबसे पहली जिम्मेदारी किसी भी सरकार की होती है अपने देश के बॉर्डर की सुरक्षा करना। अगर कोई सरकार खुलेआम एक्सेप्ट कर रही है, रोज एक्सेप्ट कर रही है कि हमसे बॉर्डर की सुरक्षा नहीं हो रही, उस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। इनसे देश के सेलिब्रिटीज की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश के बॉर्डर्स की सुरक्षा नहीं हो रही, इनसे देश की राजधानी की सुरक्षा नहीं हो रही। आज दिल्ली के अंदर खुलेआम गैंग वॉर चल रहे हैं सड़कों के ऊपर, 20-20, 25-25 राउंड फायरिंग चल रही है सड़कों के ऊपर। व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, हर दूसरे दिन व्यापारियों को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं, इतने करोड़ रुपए पहुंचा दो नहीं तो तुमको मार डालेंगे। व्यापारी सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बच्चे सुरक्षित नहीं है। रोज दिल्ली से 17 बच्चे गायब हो रहे हैं।
साबिक मरकजी वजीर व कांग्रेस के सीनियर लीडर एस जयपाल रेड्डी की यौम पैदाइश पर वजीर आला तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने उनको भरपूर खिराज पेश करते हुए मुल्क के लिए उनकी खिदमात को याद किया। उन्होंने याद दिलाया कि तेलंगाना की तश्कील में जयपाल रेड्डी के रोल को अवाम कभी फरामोश नहीं करेगी। जयपाल रेड्डी ने तेलंगाना के उसूल के लिए एक खामोश सिपाही की तरह मुल्क की तमाम सियासी जमातों के साथ तालमेल कायम करने में अहम रोल अदा किया। उन्होंने कहा कि जयपाल रेड्डी सियासत में गद्दार की अलामत के तौर पर खड़े थे। साबिक मरकजी वजीर जयपाल रेड्डी की यौम पैदाइश हैदराबाद में भी मनाई गई। हैदराबाद में उनकी समाधि पर हुकूमत की जानिब से मुनक़्क़िदा खुसूसी प्रोग्राम में अवामी नुमाइंदों, कांग्रेस कायदीन और ओहदेदारों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर तेलंगाना को अलहदा रियासत का दर्जा दिलाने के लिए जयपाल रेड्डी के रोल और वजीर इत्तलात और नशरियात और शहरी तरक्की के तौर पर उनकी खिदमात को याद किया गया। दिल्ली के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने जुमेरात को मरकजी वजीर माहौलियात भूपेंद्र यादव से मुलाकात की। इस मुलाकात में कई प्रोजेक्ट्स के माहौलियाती इजाज़तनामे देने के मामले पर बातचीत की गई। खासतौर पर रीजनल रिंग रोड और सयाहती शोबे से मुतालिक कुछ जंगलाती अराजी के लिए माहौलियाती इजाज़तों की ज़रूरत थी, जिसके लिए मरकज़ी हुकूमत से इजाज़त मिलना ज़रूरी है। चीफ मिनिस्टर ने उन प्रोजेक्ट्स के लिए पहले भी भेजी गई तजावीज़ पर फौरी इजाज़त देने की दरख्वास्त की। इस मुलाकात में रियासती वज़रा पोन्नम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, कुंडा सुरेखा और दीगर ने भी शिरकत की। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव ने इंतबाह दिया कि अगर उन्हें नामजद ओहदा नहीं दिया गया तो वो गांधी भवन में एहतजाज करेंगे। सुनीता राव ने जोर देकर कहा कि एक बीसी खातून और मुदिराज कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने पर उन्हें नामजद ओहदे के लिए पूरी तरह अहल हैं। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के बारे में बताया कि उन्हें एमएलसी बनाने का वादा किया था। अगर ये वादा पूरा नहीं किया गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास धरना देने के अलावा कोई और चारा नहीं होगा। सुनीता राव के तबसरे ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब पार्टी के अंदर नामजद ओहदों को लेकर अदम इत्मीनान लगातार बढ़ रहा है। वज़ीर ज़राअत तुंगला नागेश्वर राव ने ज़िला निज़ामाबाद में मरकज़ी हुकूमत की जानिब से हल्दी बोर्ड के क़याम पर किए गए इजहार तशक्कुर पर बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद के एतराज़ को गैर ज़रूरी करार दिया। उन्होंने इस मामले पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए सवाल किया कि वो रियासत के वज़ीर ज़राअत के तौर पर वज़ीर आज़म मोदी का हल्दी बोर्ड के क़याम के लिए शुक्रिया अदा करते हैं तो अरविंद को क्या एतराज़ है। वज़ीर मौसूफ ने आज खम्मम ज़रई मार्केट का दौरा किया, जहां कलशा बाग लगने का वाक़या पेश आया था। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि आतिशज़दगी के वाक़े में कपास के थैलों का जल जाना अफसोसनाक है। तेलंगाना के कलेक्टर नलगुंडा एला त्रिपाठी ने गुरमपोडू के प्राइमरी हेल्थ सेंटर में ड्यूटी से गैर हाजिर मुलाजमीन को मुअत्तल कर दिया, जबकि कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन को खिदमात से बरतरफ कर दिया गया। उन्होंने इस हेल्थ सेंटर का अचानक मुआयना किया। इस मुआयने के दौरान स्टाफ के अरकान के बगैर इतला गैर हाजिर होने पर उन्होंने ये कार्रवाई की। इस मौके पर उन्होंने इंतबाह दिया कि इजाज़त के बगैर ड्यूटी से गैर हाजिर रहने वाले मुलाजमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, फार्मासिस्ट श्याम, लैब टेक्नीशियन संध्या, डेटा एंट्री ऑपरेटर माधवी, अटेंडेंट श्रीनिवास और अरुणा ज्योति को खिदमात से बर्खास्त कर दिया है। लीव लेटर आर माधवी నేనే డి ఇక్కడ సస్పెండ్ ఇక్కడ లేదు। మీరు ఏం తమాషా ఆడుతున్నారు భాయ్? ఈయన డ్యూటీలో ఉన్నారు మేడం, లంచ్ చేస్తాను 4 o'clock వస్తారు మేడం। సార్ పర్మిషన్ మీద ఎవ్రీడే 4 o'clock వస్తారు మేడం। సస్పెండ్ లంచ్ ఎంత టైం? అరుణ జ్యోతి ఈయన కూడా అటెండర్ మేడం, ఇద్దరు ఇక్కడ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ పక్కనే ఉంటారు మేడం। ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది అమ్మా, వారి చిరునామా साबिक वजीर व BRS पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव फार्मूला ई कार रेस केस में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के सामने हाजिर हुए। उनसे करीब 7 घंटे तक पूछगछ की गई। KTR कब्ज़ इसी मामले में ACB के सामने पेश हो चुके हैं। अब ED की जांच के साथ इस मामले में तेज़ी से तब्दीलियां आ रही हैं। KTR ने बाद में मीडिया से बात की और कहा कि उनसे मुख्तलिफ सवालात पूछे गए। उन्होंने कहा कि उन्हें जितने बार भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या ACB इस मामले में पूछताछ के लिए बुलाएगी वो वहां हाजिर होंगे और सफाई देंगे। उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि इस पूरे मामले में करप्शन कहीं नहीं हुआ, एक पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। ये सब कुछ सरकारी तौर पर
हैदराबाद की इमेज को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। All I've said to the Enforcement Directorate today is that I will cooperate fully. I'll cooperate wholeheartedly. I'll cooperate fully. However many times they call me, however many times they summon me, I'm going to be there. And whatever the kind of information they want from me, I'm happy to give them. But I've asked the same question to ACB. I've asked the same question to ED as well. Where is the case here? Where is the case here? यहां से अगर एक पैसा गया कहीं तो उस एक पैसे का अकाउंट दूसरे तरफ है, तो इसमें फ्रॉड कहां है, करप्शन कहां है? मनी अगर सब महफूज है तो लॉन्ड्रिंग कहां हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आता है? मैंने यही सवाल एसीबी से पूछा, ईडी से भी पूछा। उम्मीद करता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल हैव टू बिलीव इन द जस्टिस सिस्टम ऑफ आवर ग्रेट कंट्री, एंड एज अ लॉ अबाइडिंग सिटीजन, as a citizen of this country who firmly believes that Indian Constitution gives me my rights, my civic rights, I believe that no matter what level of political vendetta, what level of malafide intention the Chief Minister has, I have no problem. But I do have one offer to give to the Chief Minister of Telangana. रेवंत रेड्डी जी, मैं आपको एक आज ऑफर दे रहा हूं, संक्रांति का मौका है, ऑफर ले लो। क्योंकि आप एक मिनट सोचो, आप पे एसीबी केस है, 50 लाख रुपया देते हुए एमएलए को खरीदते हुए आप पकड़े गए 2015 में, वो केस अभी चल रहा है। उसी केस का फिर ईडी ने भी केस किया, चार्जशीट भी फाइल किया, आप लड़ रहे हो, अभी भी कोर्ट्स में लड़ रहे हो। तो मैं इसलिए रेवंत रेड्डी जी को ऑफर दे रहा हूं, आप वेंडेटा विच हंटिंग के एक चक्कर में आपने मेरे पे भी केस लगा दिया, कोई बात नहीं, हम इसको झेलेंगे। जो भी सवाल हमसे पूछा जाएगा उसका जवाब जरूर देंगे, क्योंकि मैं आपकी तरह मैंने कोई गलत काम किया नहीं। मैं आपको एक ऑफर दे रहा हूं, आप जब भी तैयार हो, डेट आप तय करो, जगह आप तय करो, टाइम आप तय करो, दोनों बैठ जाते हैं। आप भी बैठ जाओ, मैं भी बैठ जाता हूं, क्योंकि आप पे भी एसीबी केस है, आप पे भी ईडी केस है, मुझ पे भी आपने लगा दिया। तो इसलिए मैं कहता हूं, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार हूं। आप जगह, प्लेस आप चुनो, आप भी लगाओ लाई डिटेक्टर टेस्ट, मैं भी लगा लूंगा। एसीबी कोर्ट जज या हाई कोर्ट जज या पर्सन ऑफ योर चॉइस, कोई रिटायर्ड जज भी ठीक, मीडिया को लाइव लगा दो, पूरे तेलंगाना को देखने दो कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन सही बोल रहा है। फिर ये बेवजह जो खर्च हो रहा है, 10 करोड़ से ज्यादा रकम, जनता का जो रकम है, जो स्टेट एक्सचेकर का मनी है, जो बेवजह खर्च किया जा रहा है, इसको बचाने के लिए, ताकि इससे हम आपकी जो 6 गारंटी है उसकी अमलावरी में कुछ मदद हो सकता है। पैसा अगर बचेगा तो राज्य में कुछ डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए मैं रेवंत को ऑफर दे रहा हूं, आप आगे आइए, डेट, प्लेस, टाइम ऑफ योर चॉइस, यू डिसाइड। आई विल कम वेरेवर यू वांट मी। इफ यू वांट मी टू कम टू योर जुबली हिल्स पैलेस, आई विल बी देयर। वहां पे आप लाइव टेलीकास्ट लगाओ, लाई डिटेक्टर लगा दो, जज के सामने बैठ जाएंगे, कौन चोर है, कौन सही है, पूरे तेलंगाना को और तेलंगाना जनता को तय कर सकते। All I've said to the Enforcement Directorate today is that I will cooperate fully. I'll cooperate wholeheartedly. I'll cooperate fully. बीआरएस पार्टी ने कांग्रेस में शामिल होने वाले अपने एमएलए को नाअहल करार देने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें दायर की हैं। बीआरएस कायदीन का कहना है कि उन 10 अराकीन असेंबली के खिलाफ शिकायत दर्ज कराए 9 महीने गुजर चुके हैं, लेकिन स्पीकर ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। पार्टी ने कडियम श्रीहरि, वेंकट राव और दानम नागेंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है, जबकि बाकी 7 एमएलए के खिलाफ रिट पिटीशन दायर की है, जिनमें पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी, काले यादయ్య, डॉक्टर संजय अरकेपुडु गांधी, प्रकाश गौड़, महिपाल रेड्डी और कृष्ण मोहन रेड्डी शामिल हैं। बीआरएस ने अदालत को बताया कि हाईकोर्ट के फैसले को 6 माह हो चुके हैं, लेकिन स्पीकर ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की और न ही मुताल्लिका एमएलए को नोटिस जारी किया। बीआरएस ने अदालत से दरखास्त की कि वो स्पीकर को 4 हफ्तों के अंदर फैसला सुनाने के अहकाम जारी करे, ताकि मामले को जल्द से जल्द हल किया जा सके। बीआरएस के साबिक एमएलए जी बालराजू के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। नागर कर्नूल जिले के अचमपेट में वाक़े एक मंदिर के करीब जुमेरात की रात पेश आए वाक़े में पुलिस का इल्ज़ाम है कि बालराजू ने सरकारी काम में रुकावट पैदा की। जिस एसआई रमेश की शिकायत पर पुलिस ने बीआरएस के कई कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इतलात के मुताबिक उस वक्त कांग्रेस के एमएलए वंशी कृष्णा मंदिर में मौजूद थे और पुलिस ने बीआरएस के साबिक एमएलए बालराजू को मंदिर में दाखिल होने से रोक दिया था, जिसके बाद वहां कशीदगी पैदा हो गई थी।
बीआरएस सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के पोते हिमांशु ने अपने दादा के साथ खेतों में काम करने का एक वीडियो शेयर किया। वीडियो में हिमांशु खेत में पौधे लगा रहे हैं और दादा केसीआर उन्हें तरीकेकार बता रहे हैं। हिमांशु ने खुद मिट्टी खोदकर पौधों के लिए गड्ढे तैयार किए और खाद डालकर पौधा लगाया। हिमांशु ने इस वीडियो में मौसीकी के तौर पर प्रणामम समस्त प्रकृति को प्रणामम गाने की धुन भी शामिल की है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। हिमांशु ने इस वीडियो के जरिए माहौलियात की की हिफाजत की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि कुदरती वसाइल को बचाना और तहफ़्फ़ुज़ देना हमारी जिम्मेदारी है। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने जुमेरात को एक पुरजोश विजन का ऐलान किया, जिसका मकसद रियासत के शहरियों की खुशी और खुशहाली को बेहतर बनाना है। विजयवाड़ा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने दौलतमंद, सेहतमंद, खुश पॉलिसी को रियासत के लिए यानी P3 गेम चेंजर करार दिया। चंद्रबाबू नायडू ने माशरे में माशी अदम मसावात को दूर करने की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि तरक्की दौलत की तख्लीक का बाइस बनती है, जिसके नतीजे में हुकूमत की आमदनी में इजाफा होता है। उन्होंने कहा कि आमदनी में इजाफा हमें गरीबों की बेहतरी और फलाही स्कीमों के जरिए गुर्बत को ख़त्म करने की इजाज़त देता है। हैदराबाद के अफजलगंज इलाके में डाकुओं की गैंग और पुलिस के दरमियान फायरिंग का वाकया पेश आया, जिसने इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस के मुताबिक कर्नाटक के बीदर जिले से ताल्लुक़ रखने वाली डाकुओं की एक गैंग को पकड़ने के लिए बीदर पुलिस हैदराबाद पहुंची थी। ताहम जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो गैंग के अफराद ने फरार होने की कोशिश करते हुए फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान मुलजिमीन एक ट्रैवल ऑफिस में घुस गए और वहां मौजूद मैनेजर पर भी फायरिंग कर दी। पुलिस की फौरी कार्रवाई के नतीजे में गैंग के एक रुकन को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगर मुलजिमीन की तलाश जारी है। वाकये की इत्तला मिलते ही ईस्ट जोन डीसीपी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। आंध्र प्रदेश में 6 अफराद समंदर में गर्क हो गए। यह अफसोसनाक वाकया प्रकाशम जिले के सिंगाराया कोंडा के पास पेश आया। सिंगाराया कोंडा मंडल के पाकाला साहिल पर नहाने के लिए जाने वाले 6 अफराद समंदर में डूब गए। इत्तला मिलते ही मरीन पुलिस ने मकामी माहीगिरों की मदद से गर्क होने वालों की तलाश शुरू कर दी। 3 अफराद की लाशें बरामद हुई हैं, जिन्हें करीबी सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। मरने वालों में पुन्नुलूर मंडल के शिवन्ना पालम गांव की 15 साल जेसिका नौसेना, 25 साल माधव नौसेना और दीगर शामिल हैं। कर्नाटक के बीदर शहर में SBI बैंक के मरकजी दफ्तर के सामने दिन दहाड़े फायरिंग का वाकया पेश आया। ATM में रकम डालने आए बैंक मुलाजिमीन पर हमलावरों ने मिर्च पाउडर फेंककर हमला किया और फायरिंग के बाद रकम लेकर फरार हो गए। इस हमले में एक बैंक मुलाजिम मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। बैंक मुलाजिमीन लाखों रुपए लेकर GSC गाड़ी में आए थे और जैसे ही वो ATM में रकम डालने लगे, हमलावरों ने अचानक 5 गोलियां चला दी। इस दौरान हमलावर रकम से भरी पेटी लेकर फरार हो गए। ये मनाजिर मकामी लोगों के मोबाइल कैमरे में कैद हो गए। वाकये की इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तहकीकात शुरू कर दी। महबूबाबाद की सिग्नल कॉलोनी में अफसोसनाक वाकया सामने आया, जहां 9 बिहाता खातून को उसके शोहर और ससुरालियों ने मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया। खुशगवार मुस्तकबिल के ख्वाब लेकर अपने अज़दवाजी घर में दाखिल होने वाली मुतासरा को बेदर्दी से कत्ल करके घर के अंदर दफन कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक खातून के शोहर ने अपने वालिदैन और बहन के साथ मिलकर ये घिनौनी हरकत की और घर को ताला लगाकर मौके से फरार हो गए। मकामी लोगों की जानिब से मशकूक सरगर्मी की शिकायत के बाद पुलिस ने जाए वक़ू पर पहुंचकर खातून की लाश को बाहर निकाला। इब्तिदाई तहकीकात से पता चला कि जुर्म पहले से तयशुदा था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके फरार होने वाले अहले खाना की तलाश शुरू कर दी। तेलंगाना की खम्मम कॉटन मार्केट में आग लगने का वाकया पेश आया। यह वाकया कल शब मार्केट में शेड नंबर 3 में पेश आया, जिसके सबब 1500 कपास के थैले जलकर मुकम्मल तौर पर खाकस्तर हो गए। इस वाकये में 2.5 करोड़ रुपए के माली नुकसान का पता चला है, जबकि किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इतला नहीं मिली है। शहर हैदराबाद के कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी पुलिस स्टेशन के हुदूद में एक टिफिन सेंटर में कल शब बड़े पैमाने पर आग लग गई। इस वाकये में किसी के जानी नुकसान या फिर किसी की जख्मी होने की इतला नहीं मिली। अलबत्ता इस वाकये में माली नुकसान की इतला है। शुबा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट आग लगने की वजह है। यह होटल अर्जुन थिएटर के करीब है। आग के शोले काफ़ी बुलंद निकल रहे थे। काफ़ी मशक्क़त के बाद फायर टेंडर्स ने इस आग पर काबू पाया। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।